तो स्वागत है। ब्रेक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की। सिद्धू मूसेवाला की बीते दिनों जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, राहुल गांधी ने दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता से मुलाकात की और दुख प्रकट किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात की थी। चंडीगढ़ में मुलाकात के दौरान मूसेवाला के पिता ने शाह से अपने बेटी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग भी रखी थी। फिलहाल मूसेवाला हत्याकांड की जांच पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम कर रही है। और दिल्ली में मुस्लिम मौलानाओं को मिलने वाले वेतन और पेंशन को लेकर महाकाल मानव सेवा समिति ने विरोध किया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं और साधु संतों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। महाकाल मानव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल से मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले साधु संतों और महंतों को भी सरकारी वेतन और पेंशन देने की मांग उठाई। हमारी संवाददाता ने साधु संतों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सबको देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी समान रूप से देश में सबको देखते हैं। अगर आसिफ को मकान मिला है तो रामलाल को भी मकान मिला है। अगर मोहम्मद को अगर बिजली मिली है तो गैस कनेक्शन जो है हिंदुओं को भी मिला है। अगर मौलानाओं को कोई चीज़ सुविधा मिली है तो हिंदुओं को अभी आपकी क्या रूपरेखा तय कर? रूपरेखा हमारी ये है कि ये मौलानाओं को जिन्होंने मदरसों में मस्जिदों में जो पेंशन इन्होंने जो नियुक्त की है, तो क्या ये पेंशन ये अपने हमारे जो मंदिर हैं उनमें पुजारी हैं जो अपनी भीख मांग कर कैसे भी करके गुजारा अपने परिवार का चला रहे हैं, तो इनको भी सोचना चाहिए कि मंदिरों में जो पुजारी सेवा करते हैं ईश्वर की, वो भी अपना गुजारा उनकी भी कुछ पेंशन बांधी जाए। इसी विषय में हमारा आज आंदोलन है कि ताकि ये बराबर समान नागरिकता समझते हुए सबका सहयोग करें, सबको दें। बाबा आपका क्या नाम है? तो आप यहाँ पर देखिए, आपके साथ सांसद मौजूद है, आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया आप लोगों ने किया था। अभी अगर लोगों के अंदर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक समानता का राजनीति में जो कि संत का काम जो है वो पूजा पाठ करना है, हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। बात आती है कि एक समानता का अधिकार जो सरकारें हैं, चाहे वो कोई भी सरकार है, और आज केजरीवाल सरकार से जो हम मांग करते हैं वो यही बात है कि जो आज मंदिरों की जो स्थिति है, जो आज पुजारियों की स्थिति है, थोड़ा उसकी तरफ। तो संतों साधु संतों को तो मोह माया कुछ होती नहीं है, तो फिर आप पेंशन और वेतन के लिए साधु संतों को मोह माया एक अलग चीज़ है। खाने के लिए तो माया, खाने के लिए तो खाना चाहिए ना, खाने के लिए पानी चाहिए ना, क्या उससे हवा देके तो जिंदा रहेंगे? तो अगर उसको खाना कहाँ से मिलेगा? भीख मांग के। अगर सरकार सबको एक समानता का, मैंने बोला ना, राजनीति में एक समानता का। अभी आप भी मौजूद है, अगर प्रोटेस्ट अगर आपका ये आगे नहीं हो पाता है तो हम अपनी शालीनता से, एक सभ्यता से, अपनी सनातन की जो परंपरा है उसके अनुसार हम बैठेंगे। हमको अगली रूपरेखा क्या है? अगली रूपरेखा यही है, हम बैठेंगे अपनी मांगों को मनवाएंगे प्यार से, शांति से। कोई इसमें अशांति नहीं फैलेगी। सरकार की अच्छी बात ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं और मुस्लिम समर्थित यहाँ पर सरकार है कि साधु संत कह रहे हैं मौलानाओं को पेंशन और वेतन जिस तरीके से दिया जा रहा मदरसे में, इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि मंदिरों में भी संतों को, साधुओं को ये योजना दी जानी चाहिए, और इसी के खिलाफ यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनको भी इंसाफ मिले, इनको भी वेतन और पेंशन समान अधिकार दिया जाए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ FM। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। घाटी में हो रहे टारगेट किलिंग पर विवेक अग्निहोत्री पर हमला बोला है, सुनिए। देश में नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। पहले पत्थरबाजी केवल कश्मीर के कुछ हिस्सों में हो जाया करती थी,
आज पत्थरबाजी की घटनाएं भारत में जगह जगह होने लगी है। ये स्थिति और भी बिगड़ेगी, क्योंकि ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा है कि गलत बोले हैं ये। प्रेस स्टेटमेंट से क्या होता है? अगर फ्रिंज एलिमेंट की बात करते हैं तो कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने धर्म के आधार पर नफरत के बयान दिए? क्या उनको भी आप फ्रिंज एलिमेंट की श्रेणी में डालेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं नड्डा जी से और भारतीय जनता पार्टी से और भारत सरकार की के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के उससे कि फ्रिंज एलिमेंट की परिभाषा बताइए। ये फ्रिंज एलिमेंट होता क्या है? वो कहां छुपे हुए बैठे हैं? विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर साहब कहां छुपे हुए हैं? क्यों नहीं सामने आके कुछ कहते? लोगों को जबरदस्ती वहां पे रोका जा रहा है। पूरे तरीके से इस देश में नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है। पहले पत्थरबाजी केवल कश्मीर के कुछ हिस्सों में हो जाया करती थी, आज पत्थरबाजी की घटनाएं भारत में जगह जगह होने लगी है। और दिल्ली में आज एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट परिसर के यूको बैंक में आज सुबह अचानक से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जल्द ही आग पर पूरी तरीके से काबू पाने में जुट गई। बैंक में आग लगने की ये जानकारी दिल्ली दमकल सेवा को करीब 9:15 बजे मिली। इसके बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सुप्रीम कोर्ट के परिसर के बैंक में अचानक से आग लग गई और फिलहाल जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस तरह आग लगने की ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, क्योंकि तारों का पिघलना और कुछ इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जिससे कि ये भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। और खबर बाड़मेर से, जहां पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। सभी कार से बारात में शामिल होकर शादी समारोह में जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा गुड़ामालानी थाने के बाटा फांटे के पास हुआ है। जालोर के सेडिया निवासी एक परिवार बाड़मेर जिले के कांधी की ढानी गुड़ामालानी जा रहे थे और कार में परिवार के 9 लोग सवार थे। और इसी दौरान गुड़ामालानी हाईवे पर बाटा फांटे के पास कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरीके से पिचक गई और वही ट्रक भी आगे जाकर सड़क पर पलट गया। अन्य गाड़ियों में सवार बारातियों ने गाड़ी से निकलकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में जीत हासिल की है। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद बोरिस जॉनसन पीएम पद पर बने रहेंगे। पीएम बोरिस जॉनसन ने इस जीत को निर्णायक करार दिया है। अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यह निर्णायक और बेहद ही सकारात्मक परिणाम है। 148 सांसदों ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ वोट किया, जबकि 211 सांसदों ने उनके समर्थन में वोट डाले। बोरिस जॉनसन की ही पार्टी के सांसदों ने उनके इस्तीफे की मांग रखी थी।
और दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने के बाद जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि टक्कर सपा से नहीं है, बसपा से होगी। सुनिए। और ये आजमगढ़ के जनता मूड बना ले लिया कि अब थोड़ा आजमगढ़ खातिर के सोचल जाई और आजमगढ़ में भी कमल खिलावल जाए। किस आधार पर कह रहे हैं कि बसपा से टक्कर है, सपा से नहीं है? अगर सामाजिक आप यहाँ का जो समीकरण है वो देखें तो सामाजिक समीकरण के हिसाब से बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो गुड्डू जमाली जी हैं, तो वो आप आंकड़ा समझ सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट है वो उधर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन सामाजिक समीकरण की सर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर MY फैक्टर काफी हावी है और वो 2022 विधानसभा में सपा को वो वोट गया था, तो किस आधार पर आप बोल रहे हैं सर? इस बार जो है उसका जी इस बार बहुत एक बड़ी बात हुई है जी कि सभी जो यादव और मुसलमान भी जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों की वजह से काफी लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उसका लाभ जो है वो कोई। और केदारनाथ में 31 मई को एक निजी विमानन कंपनी का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होते होते बचा था। लैंडिंग के दौरान पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण कुछ समय के लिए खो गया था और हेलीकॉप्टर लहराने के बाद जमीन से टकराकर वापस हवा में उठा था। बाद में किसी तरह पायलट ने हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण किया और सुरक्षित लैंडिंग भी करवाई और इस दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी थी और सभी सकुशल थे। लेकिन मामले की वीडियो वायरल हो गई तो यह हादसा होते होते बच गया था। देखिए, यह हेलीकॉप्टर अचानक से उड़ते उड़ते हवा में आता है और क्रैश होने से बच जाता है किसी तरह से। देखिए, यहां केदारनाथ में इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग किस तरह से हो रही थी और क्रैश होने से यह हेलीकॉप्टर बच गया, लेकिन इस पूरे मामले का वीडियो वायरल हो गया है। और बीजेपी से निलंबित होने के बाद भी नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुंबई पुलिस उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादास्पद बयान पर समन भेजने वाली है। नुपुर के खिलाफ रजा एकेडमी ने केस दर्ज करवाया है। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान पर देश में उबाल आया हुआ है। नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ओवैसी और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और इस बीच नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजने वाली और कुछ दिन पहले रजा एकेडमी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई के पायधुनी थाने में केस दर्ज करवाया था। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर को लेकर पुलिस काफी ज्यादा छानबीन कर रही है। फिलहाल एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला के साथ एक शख्स सेल्फी लेते हुए नजर आ रहा है। यह वीडियो उस दिन की बताई जा रही है जिस दिन पंजाबी गायक की एसयूवी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सेल्फी लेने के बाद उस व्यक्ति ने पंजाब के मनसा शहर में मूसेवाला की हत्या के लिए घात लगाए बैठे शूटरों को फोन किया था। तो कुछ इस तरह से यह साजिश रची गई और घटना को अंजाम दिया गया। और आज हम आपको मिलवाते हैं उम्मीदों की आयुषी से जो आंखों से देख नहीं सकती। आयुषी ने नौकरी करते हुए यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। सुनिए आयुषी की कहानी खुद उनकी जुबानी। सफलता की एक और किरदार आयुषी है हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए, जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया और 48वीं रैंकिंग उन्होंने हासिल की। उनकी इस कामयाबी की क्या कहानी है, खुद आयुषी की ही जुबानी हम जानेंगे। आयुषी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच सर। आयुषी, कैसा लग रहा है ये सफलता पाकर, ये अचीवमेंट पाकर, जो शायद आपका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और खुशियाँ बांटने के लिए भी इतने सारे लोग हैं। आज खास तौर पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इनवाइट किया, तो ये उनकी हम्बलनेस और ये सब बहुत अच्छा लग रहा है सर। आयुषी, आप पढ़ाई भी कराती है बच्चों को, दिल्ली सरकार के स्कूल में आप पढ़ाती भी है,
और इतनी सारी पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने टाइम कैसे निकाला, बड़ा मुश्किल होगा। जी सर, इस पूरी जर्नी में सबसे मुश्किल टाइम मैनेजमेंट रहा है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ही एक टीचर रही हूँ। साल पेश की है कि आप नौकरी करने के साथ साथ यूपीएससी को भी क्लियर कर सकते हैं, वरना माना जाता है कि पूरा डेडिकेशन आपको सिर्फ इसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए देना पड़ता है। यस सर, मतलब टीचिंग वाज लाइक माय पैशन। मैं इंजॉय करती हूँ अपना प्रोफेशन, और मेरा हमेशा ये एम रहा है सर, मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन की वजह से टीचिंग कहीं सफ़र ना करे। पढ़ाई का पैटर्न आपका जानना चाहेंगे, क्या तरीका आपने इस्तेमाल किया पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन क्या आपने भी आम पैटर्न ही इस्तेमाल किया या कुछ पैटर्न जो चलता है उसमें कुछ खास चेंजेस किए जिससे आपको मदद मिली? Sir, being a visually impaired girl, my pattern was based on audio material. Since I prepared my preparation in 2015, so उस समय बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं था सॉफ्ट कॉपीज़ में या ऑनलाइन. So my whole family used to record the books and I listened to them by replaying. को देंगे सबसे बड़ा, वैसे तो कई सारे लोग होंगे, लेकिन जिसको आप मानते हैं कि इनको क्रेडिट जाता ही जाता है? हाँ जी, मतलब सबसे ज़्यादा मेरी मदर सर, जो हमेशा मेरी परछाई की तरह मेरे साथ रही, बल्कि उन्होंने ही मुझे सबसे पहले ये सपना दिखाया यूपीएससी क्लियर करने का. बहुत आपने बताया कि टाइम बहुत मैनेजमेंट मैंने करने की कोशिश की, और ये टाइम मैनेजमेंट में कितने घंटे आपने पढ़ाई की ये जानना चाहूँगा. और जी, घंटे वैरी करते थे. कई बार आप अगर किसी छुट्टी है स्कूल की तो शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा दे पाएंगे स्टडीज़ को, नहीं तो 8 से 10 घंटे तो स्कूल आप जॉब को ही दे रहे हैं हर रोज़. तो वो वैरी करता था सर हर रोज़ टाइम शेड्यूल के अनुसार ऐसे. लेकिन फॉर अदर एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं तो 7 to 8 आवर्स ऑन एन एवरेज आपको पढ़ना है सीरियसली. आपने ये मुझे एक सवाल पूछना मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ. आपने अपनी इस दिव्यांगता जो है उसको माना जाता है कि कमज़ोरी होती है, लेकिन आपने इस चैलेंज को किस तरीके से पार पाया और कैसे पार पाया? सर, ये एक पुश फैक्टर भी रहा इस तैयारी को करने के लिए कि शायद हम इस सोच को बदलने में सक्षम हो पाएगी. दिव्यांगता एक कमज़ोरी है. अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हर एक व्यक्ति की ही कोई ना कोई कमज़ोरी होती है. और क्या करना चाहिए? मैंने अपने कैडर प्रेफरेंसेस में दिल्ली और हरियाणा यही है. इसी क्षेत्र में दोनों को चुनने की खास वजह? सर, दिल्ली होम स्टेट है मेरा, और हरियाणा के कल्चर से हम काफ़ी वाकिफ़ है, इसलिए तो शायद काम करने में सहूलियत होगी. बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए आयुषी बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हमारे साथ आयुषी, जिसने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में 48वीं रैंकिंग हासिल की है, और इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने समय को मैनेजमेंट करना बेहतर तरीके से सीखा, और साथ में जो अपनी कमजोरियां थी उनको अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़. चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार.